नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 121 से लेकर 150 तक, मतलब 121 से 150 तक कुल 30 प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह आप लोगों के लिए लेकर लाया गया है जो आपके टीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और शिक्षक भर्ती एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से या फिर हिस्टेमिन से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका जो होता है निकोटीन से होता है। ठीक है, तंबाकू की आदत किससे होती है? तो निकोटीन से होती है। यहाँ पे देखिए निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। यहाँ पे जो संकेत दिया है उसको ध्यान से देखिए, इसका क्या अर्थ होता है यातायात से संबंधित, इसको बताना है। मुख्य सड़क, पैदल परिपथ, रेलवे क्रॉसिंग या फिर सकरी पुलिया। ये मुख्य पैदल परिपथ है दूसरे नंबर का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सकरी पुलिया है। इस तरह का जो दिया रहेगा उसका मतलब है सकरी पुलिया है। क्या है? सकरी पुलिया है। आगे देखिए 123 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 123 नंबर प्रश्न बोल रहा है डेंगू रोग का वाहक है ना। डेंगू रोग किससे होता है? इसमें से डेंगू रोग किसके द्वारा होता है ना, कौन इसका वाहक है? एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या फिर घरेलू मक्खी या फिर एनोफिलीज मच्छर। तो इसका जो सही आंसर है 123 का वो है ऑप्शन 1 है एडीज मच्छर जो होता है। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। आगे देखते हैं 124 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 124 नंबर प्रश्न इस तरह से है, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। देखिए मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? आमाशय, यकृत, आंत या फिर वृक्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यकृत होता है। यकृत जो होता है वो होता है जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है मनुष्य शरीर में। आगे देखिए 125 नंबर के पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना या फिर पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या फिर इसमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है 25वां का हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना है। ठीक है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा भारत कब तक पोलियो मुक्त हो चुका है या फिर कब तक होने का लक्ष्य रखा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए 126 नंबर के प्रश्न बोल रहा है कुत्ता मछली का आवास है। ठीक है, कुत्ता मछली का आवास क्या होता है? नदी, तालाब, झील या फिर समुद्र। तो 126 नंबर का जो प्रश्न है उसका है समुद्र। एक मछली होता है जिसको कुत्ता मछली कहा जाता है, उसका निवास कहाँ होता है? तो ये समुद्र में होता है। ठीक है, आगे देखिए सीएनजी का पूरा रूप क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है उसको बताना है। ठीक है, सीएनजी क्या चीज़ है? कॉमन नेशन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 128 की ओर। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है। देखिए राजस्थान का इस तरह से आप लोग को छत्तीसगढ़ का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान के बारे में पूछा गया। यहाँ पे तो क्या चीज़ है? यहाँ पर राजस्थान का इस तरह से दिया है, खेजड़ी, गोड़ावड़ या फिर चिकारा है ना। खेजड़ी, मोर, बाघ, बबूल, गोड़ावड़ या फिर शेर, आम, मोर, बाघ है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 129 का वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, खेजड़ी, गोड़ावड़ और चिंकारा जो होता है उस राज्य की प्रमुख राजकीय वृक्ष है, राजकीय पक्षी है और राजकीय जंतु होते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप छत्तीसगढ़ के बारे में कमेंट करके बताइएगा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पक्षी क्या है और राजकीय जंतु क्या है ना। आगे देखते हैं 130 नंबर की, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? देखिए पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठोस होता है। ठीक है, ठोस में अणुओं के मध्य की दूरी एकदम पास पास में होते हैं, अणु एकदम पास होते हैं इसलिए वो क्या हो जाते हैं? ठोस हो जाते हैं। ठीक है, द्रव में थोड़े दूर दूर रहेंगे इसलिए वो द्रव के रूप में रहता है और गैस में बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 131 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? किसका वेग अधिकतम होगा?
हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या फिर प्रकाश का? तो इसका जो सही आंसर है 31 का आपका हो जाएगा ये प्रकाश का हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका वेग अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? देखिए एक सौर सेल है आपके पास, उसमें विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल परिवर्तित करेगा? रासायनिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को या फिर चुंबकीय ऊर्जा को? ये एक सौर सेल है तो कौन से ऊर्जा को करेगा? वे प्रकाश ऊर्जा को ही करेगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित करेगा और उसी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। आगे देखते हैं 133 नंबर, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? उसको बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो लगभग 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितने पाया जाता है? तो 21% के आसपास पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 के आसपास पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? इसमें से देखना है, कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या फिर यूरेनियम? कौन सा, किसको पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, पौधे। पौधे को फिर से लगाया जा सकता है। ठीक है, कोयला फिर से बनाया नहीं जा सकता है, पेट्रोलियम या फिर यूरेनियम को फिर से बनाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन के हिसाब से देखना है आप लोगों को और लेना है, तो पौधे फिर से लगाए जा सकते हैं। ओजोन परत मिलता है, ओजोन परत कौन से मंडल पे मिलता है उसको बताना है। थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर मीजोस्फीयर? देखिए जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल हो जाता है, उसी का ये इंग्लिश नाम है। ठीक है, इंग्लिश नाम भी रट लीजिएगा क्योंकि कभी कभी इंग्लिश नाम भी दे देता है। आपको पता होगा ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल कहते हैं तो फट से आप लगा दोगे, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहते हैं तो फट से लगा दोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा तो कहाँ से लगाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहा जाता है, आपके मीजोस्फीयर को मध्य मंडल, और आपके जो होता है थर्मोस्फीयर आपके बाह्य मंडल हो जाता है या फिर आयन मंडल हो जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है? तो हमेशा ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 136 नंबर प्रश्न, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? देखिए निम्न तापक्रम पर किसी वस्तु की या फिर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? रिजनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन या फिर अब्रेशन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 136 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसको बोला जाता है हाइबरनेशन कहा जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 137, कीमती प्रवाल किस संघ से संबंधित है? जो कीमती प्रवाल है किस संघ से संबंधित है? प्रोटोजुआ, मोलस्का, सिलेंट्रेटा या फिर पोरीफेरा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सिलेंट्रेटा कहा जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम क्या है? पाचन केंद्र है, श्वसन केंद्र है, मल विसर्जन केंद्र है या फिर ऊर्जा केंद्र है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, पाचन केंद्र है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक पाचन का केंद्र होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत कथन है उसको बताना होगा आप लोगों को। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर ऑक्सीडेशन का केंद्र है, थायराइड ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है, सेंट्रोजोम कोशिका विभाजन का प्रारंभ करता है, मिथोसिस युग्म निर्माण के दौरान घटित होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना, कि थायराइड जो है आपका, थायराइड ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। ये गलत कथन है, बाकी सभी क्या है? बाकी जो तीनों है वो सही है और ये दूसरा वाला गलत है। ठीक है, आगे देखिए 140 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय होता है? देखिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है, गुणसूत्र क्रॉसिंग होता है। ठीक है, सूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन, असूत्रीय विभाजन या फिर कोशिका द्रव्य विभाजन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है, अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय होता है। आगे देखते हैं 141 नंबर, विकास की प्रक्रिया में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जंतुओं के आधार पर निम्नलिखित जंतु समूहों का सही क्रम कौन सा है? प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा,
पारीफेरा या फिर एनिलिडा, इसी को तीनों को दिया हुआ है, इसको सही क्रम पे जमाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर का हो जाएगा प्रोटोजोआ, पारीफेरा, सिलेंट्रेटा और एनिलिडा, है ना। ये क्रम याद कर लीजिएगा, है ना, PPSA, ठीक है, PPSA करके लिख लीजिएगा, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, है ना। पी से प्रोटोजोआ, पी से पारीफेरा, है ना, या फिर प्रोटोजोआ पारीफेरा, PSA भी लिख सकते हैं ना, सिलेंट्रेटा और एनिलिडा इस क्रम में होते हैं, इसको लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं 142 नंबर के प्रश्न नंबर, किसके दूध में वसा अधिक होती है ना, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है उसको बताना है। भैंस, ऊंट, गाय या फिर रेनडियर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। रेनडियर के में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, है ना, व्युत्पन्न होता है कैसे, पिता से, माता से या फिर माता पिता दोनों से, माता पिता में से किसी से नहीं। तो डीएनए किससे आता है ना, एक व्यक्ति के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कहाँ से आता है उसको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आता है आपके माता से आता है। कहाँ से आता है, मम्मी से आता है, डीएनए जो है माता से आता है। आगे देखिए प्लवमानजीव, है ना, जिसको जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, है ना, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था उसको बताना है। इस तरह से ऑप्शन इस तरह से है, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, थॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैकलिंटॉक और वाटसन एंड क्रिक। इसका जो सही आंसर है आपके 144 नंबर का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, बारबरा एंड मैट्रिक मैकलिंटॉक, है ना, ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि मानव वृद्धि हार्मोन, जो मानव वृद्धि हार्मोन है, जीन का प्रयोग करके ऐसे चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना हो, तो वह तकनीक को कहेंगे, क्या कहेंगे, संकरण, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन या फिर हार्मोनी भरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 145 का वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसको कहा जाएगा संकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, संकरण कहा जाएगा। आगे देखते हैं 140 नंबर के प्रश्न, सर्पों के 20 ग्रंथियां किसकी समान है। देखिए किसके समान है, तो मछलियों के विद्युत अंग के समान, रे मछली के दंश के समान, स्तनियों के वसा ग्रंथियों के समान या फिर कशेरु प्राणियों के लार ग्रंथि के समान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 है, कशेरु प्राणियों के लार ग्रंथि के समान होते हैं। 20 जो होते हैं 20 ग्रंथियां, ठीक है, लार ग्रंथि के समान होती है। आगे देखिए 147, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कूट में दिया हुआ है और आंसर भी यहाँ पे सुमेलित करना है और कूट में आंसर दिया हुआ है उसको बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 147 का। देखिए पहले मिला लेते हैं, पंखहीन कीट, है ना, पंखहीन कीट क्या है, तो यहाँ पे किसको लिया गया है, रजत मिनाब, है ना, 2 ऑप्शन ये हो जाएगा रजत, है ना। और उड़ान रहित पक्षी कौन पक्षी है जो उड़ नहीं पाती है ना, तो है आपका कीवी, कीवी पक्षी जो है उड़ नहीं पाती है, ठीक है। तो 2-1 कहाँ पर है, तो 2-1 दोनों पर है। आगे देखते हैं, अपाद सरीसृप कौन है ना, अपाद सरीसृप है आपका जो होता है वो है 3 नंबर, ठीक है, सर्प हो जाएगा। और फुफ्फुसीय प्राणी है मत्स्य, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें हो जाएगा 3-4, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा। आगे देखते हैं 148, ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है, जल के संग्रहण के लिए, वसा के संग्रहण के लिए, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, कि तापमान के नियमन के लिए। तो 148 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 है, वसा के संग्रहण के लिए करता है। किसके लिए करता है, वसा के संग्रहण के लिए करता है, ठीक है। आगे देखिए आते हैं 149 नंबर, जैव फिल्म क्या है, जैव फिल्म जो होता है वो क्या चीज़ है उसको बताना है आप लोगों को। जीवधारियों के फोटो लेने के लिए जीव वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त एक रंगीन फिल्म है, या फिर विविध निवास क्षेत्रों के सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्मदर्शी है, या फिर सेल, दांत, सेल, इस तरह से आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिएगा और पोस्ट करके अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। सेल, दांत ये सब होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, जैव फिल्म कहलाते हैं। आगे देखिए
अंतिम प्रश्न देखते हैं, स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। देखिए स्तनधारी प्राणी जो होता है भ्रूण गर्भ में मां से क्या प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण एवं ग्लूकोज खनिज। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा अच्छे से पॉज करके वीडियो को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 है, खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन सभी प्राप्त करता है एक स्तनधारी मां के गर्भ से। तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पर्यावरण से संबंधित थे, आपके टीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।